नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बताने वाले हैं दलाई लामा के जीवन के बारे में। तो ये हमारा वीडियो आप अंत तक देखिए। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो परम पावन 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो खुद को एक साधारण बौद्ध भिक्षु बताते हैं। वह तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को एक किसान परिवार के लिए पूर्वोत्तर तिब्बत के ताकोदर आमादो में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। 2 साल की उम्र में बच्चे को, जिसका नाम लहामो धोंडुप था, जो पिछले 13वें दलाई लामा धुपटेन ग्यात्सो के पूर्ण जन्म के रूप में मान्यता दी गई थी। माना जाता है दलाई लामाओं को अवलोकित तेश्वरा या चेनरेजिंग कंपासियन के बोधिस्त्व और तिब्बत के संरक्षण संत की अभिव्यक्ति माना जाता है। बोधिस्त्व सभी भावुक प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धस्थ प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी है, जिन्हें मानवता की मदद करने के लिए दुनिया में पूर्ण जन्म होने की कसम खाई है। तिब्बत में शिक्षा। परम पावन ने 6 वर्ष की आयु में मठवासी शिक्षा शुरू की। नालंदा परंपरा से प्राप्त पाठ्यक्रम में 5 प्रमुख और 5 लघु विषय शामिल थे। प्रमुख विषय में तर्क, ललित कला, संस्कृत, व्याकरण और चिकित्सा शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा जोर बौद्ध दर्शन को दिया गया, जिसे आगे 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रज्ञा, पारमिता, ज्ञान की पूर्णता, मध्य वर्ग के दर्शन, माध्यमिका, विनय, मठ के अनुशासन का केनन, अभिधर्मा, तत्व मीमांसा और प्रामना, तर्क और महामारी विज्ञान। 5 मामूली विषय में कविता, नाटक, ज्योतिष, रचना और पर्यायवाची शामिल थे। 23 साल की उम्र में परम पावन ने 1959 में वार्षिक महान प्रार्थना महोत्सव मोनाला चेनमो के दौरान ल्हासा के जोखांग मंदिर में अपनी अंतिम परीक्षा दी। वह सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए और बौद्ध दर्शन में उच्चतम डायरेक्टर के समकक्ष गेसे लारम्पा उपाधि से सम्मानित हुए। नेतृत्व की जिम्मेदारियां। 1950 में तिब्बत पर चीन ने आक्रमण के बाद परम पावन ने पूर्ण राजनीतिक शक्ति ग्रहण करने का आह्वान किया। 1954 में वे बीजिंग गए, माओ जेडांग और अन्य चीनी नेताओं से मिले, जिसमें डेंग ओपनिंग और चाउ एनलाई शामिल थे। अंत में 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा ल्हासा में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह के क्रूर दमन के बाद दलाई लामा को निर्वासन में भागने के लिए मजबूर किया गया था। तब से वह उत्तरी भारत के धर्मशाला में रह रहे हैं। निर्वासन में दलाई लामा के नेतृत्व में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र से तिब्बत के प्रश्न पर विचार करने की अपील की। महासभा ने 1959, 1961 और 1965 में तिब्बत पर 3 प्रस्तावों को अपनाया। डेमोक्रेटाइजेशन प्रक्रिया। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के एक लोकतांत्रिक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके बाद तिब्बत प्रशासन में लोकतांत्रिकरण के कई सुधार हुए। नए लोकतांत्रिक संविधान को निर्वासन में तिब्बतियों का चार्टर नाम दिया था। चार्टर भाषा, विश्वास, विधानसभा और आंदोलन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यह निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों के संबंध में तिब्बती प्रशासन के कामकाज विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। 1992 में केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने भविष्य के स्वतंत्र तिब्बत के संविधान के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित किए। यह प्रस्तावित किया कि जब तिब्बत मुक्त हो जाएगा, पहला काम अंतरिम सरकार की स्थापना करना होगा, जिसकी तत्काल जिम्मेदारी तिब्बत के एक लोकतांत्रिक संविधान को फ्रेम करने और उसको अपनाने के लिए संवैधानिक विधानसभा का चुनाव करना होगा। दलाई लामा ने अपनी आशाओं को स्पष्ट कर दिया है कि एक भावी तिब्बत, जिससे यू, त्सांग, अमदो और खाम के 3 पारंपरिक प्रांत शामिल हैं, संघीय और लोकतांत्रिक होंगे। 1990 में दलाई लामा के सुधार परिणाम स्वरूप निर्वासन में तिब्बती प्रशासन पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो गया था। तिब्बती मंत्रिमंडल, जो अब एक दलाई लामा द्वारा नियुक्त किया गया था, तिब्बती पीपल्स डिप्टीज की 10वीं विधानसभा के साथ भंग कर दिया गया था। उसी वर्ष
भारत में रहने वाले निर्वासन तिब्बतियों और 33 से अधिक अन्य देशों ने एक सदस्य एक वोट के आधार पर विस्तारित 11वीं तिब्बती विधानसभा में 46 सदस्य चुने। उस विधानसभा में फिर एक नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव किया। सितंबर 2001 में लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक और कदम में तिब्बती मतदाताओं के सीधे तौर पर मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कालो ट्राइपा को चुना। क्लोन त्रिपा ने अपने स्वयं के मंत्रिमंडल को नियुक्त किया, जिसे तब तिब्बती विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना था। तिब्बत के लंबे इतिहास में ये पहली बार था तब जनता अपने राजनीतिक नेताओं का चुनना था। क्लोन त्रिपा के प्रत्यक्ष चुनाव के बाद में कस्टम, जिसके द्वारा दलाई लामा गेडेन फोड्रंग की संस्था के माध्यम से लौकिक और साथ ही तिब्बत में आध्यात्मिक प्राधिकरण का आयोजन किया है। 2011 के बाद से जब उन्होंने निर्वाचित नेतृत्व के लिए अपने राजनीतिक अधिकार को विकसित किया, दलाई लामा ने खुद को सेवानिवृत्त बताया। शांति पहल 21 सितंबर 1987 को वाशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के सदस्यों के लिए संबोधन में दलाई लामा ने तिब्बत में बिगड़ती स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहले कदम के रूप में तिब्बत के लिए 5 सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव रखा। योजना के 5 बिंदु इस प्रकार थे: शांति के क्षेत्र में पूरे तिब्बत का परिवर्तन, चीन की जनसंख्या हस्तांतरण नीति का परित्याग, जो लोगों के रूप में तिब्बतियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है, तिब्बती लोगों के मौलिक मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान, परमाणु हथियारों के उत्पादन और परमाणु कचरे के डोपिंग के लिए तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण की बहाली और चीन द्वारा तिब्बत का उपयोग को छोड़ना। तिब्बत की भविष्य की स्थिति और तिब्बती चीनी लोगों के बीच संबंधों का वियना वार्ता की प्रतिबद्धता 15 जून 1988 को स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन संसद के सदस्यों के लिए एक संबोधन में दलाई लामा ने 5 सूत्री शांति योजना के अंतिम बिंदु पर विस्तार से बताया है। उन्होंने तिब्बत के तीनों प्रांतों के लिए एक स्वशासित लोकतांत्रिक राजनीतिक इकाई के लिए नेतृत्व करने वाले चीनी और तिब्बतियों के बीच वार्ता का प्रस्ताव रखा। यह इकाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सहयोग से होगी और चीनी सरकार तिब्बत की विदेश नीति और रक्षा के लिए जिम्मेदार बनी रहेगी। सार्वभौमिक मान्यता। दलाई लामा शांति के व्यक्ति हैं। 1979 में उन्होंने तिब्बत मुक्ति के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अत्यधिक आक्रामकता के बावजूद भी अहिंसा की नीतियों की लगातार वकालत की। वह वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अपनी चिंता के लिए पहचाने जाने वाले पहले नोबेल विजेता भी बने। दलाई लामा ने 6 महाद्वीपों में फैले 67 से अधिक देशों की यात्रा की। उन्होंने शांति, अहिंसा, अंतर धार्मिक समझ, सार्वभौमिक जिम्मेदारी और करुणा के अपने संदेश की मान्यता में 150 से अधिक पुरस्कार, मानद डायरेक्टर पुरस्कार आदि प्राप्त किए। उन्होंने 110 से अधिक पुस्तकों का लेखन या सह लेखन भी किया। दलाई लामा ने विभिन्न धर्मों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया और अंतर धार्मिक स्वभाव और समझ को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लिया। 1980 के दशक के मध्य से दलाई लामा ने आधुनिक वैज्ञानिकों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक, तांत्रिका विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में हैं। इससे बौद्ध भिक्षुओं और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग हुआ, जो व्यक्तियों को मन की शांति प्राप्त करने में मदद की कोशिश कर रहा है। इससे निर्वासन में फिर से स्थापित तिब्बती मठवासी संस्थानों के पारंपरिक पाठ्यक्रम को आधुनिक विज्ञान के अलावा भी बनाया है। दुनिया की नज़र में दलाई लामा की लोकप्रियता। हर तिब्बती के मन में दलाई लामा के प्रति एक सच्ची भावना, आस्था और गहरा लगाव है। दलाई लामा हर तिब्बतियों के एक प्रतीक है। शांति के क्षेत्र में वे 1979 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए। दलाई लामा ने जिस तरह भूमि के सौंदर्य, नदियों एवं झीलों की पवित्रता, पर्वत के समान अड़िग रहना, हिंसा न करके अहिंसा का रास्ता अपनाना और वहाँ के लोगों का उनके साथ होना आदि किया है, वह कमाल ही है। जब तिब्बती लोगों को देशों से पलायन करना पड़ा
उस समय दलाई लामा ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। दलाई लामा ने हमेशा से ही शांति, अहिंसा, लोगों की खुशहाली के लिए काम किया है। धर्मगुरु दलाई लामा ने लगभग 52 देशों की यात्रा की है। वह कई देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, धर्म के लोगों से, वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। चीन और दलाई लामा के बीच समकालीन संबंध। दलाई लामा की चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा है। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहां 14वें दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वह बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए थे। यह साल 1959 का था। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा, जब चीन में माओ से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक यह निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं। राजनीतिक सेवा निवृत्ति। 14 मार्च 2011 को दलाई लामा ने तिब्बती पीपल्स डेप्यूटीज की सभा को पत्र लिखकर अपने अस्थायी अधिकार से मुक्त करने का अनुरोध किया, क्योंकि निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर के अनुसार वह तकनीकी रूप से अभी भी प्रमुख थे। उन्होंने घोषणा की कि वह उस रिवाज को समाप्त कर रहे हैं जिसके द्वारा दलाई लामाओं ने तिब्बत में आध्यात्मिक और राजनीतिक अधिकार का हनन किया था। उन्होंने इरादा किया, उन्होंने स्पष्ट किया, पहले 4 लामाओं की स्थिति को फिर से अपने आप में केवल आध्यात्मिक मामलों के साथ फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने पुष्टि की कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वासन नेतृत्व तिब्बती राजनीतिक मामलों के लिए पूर्ण औपचारिक जिम्मेदारी ग्रहण करेगा। दलाई लामा का औपचारिक कार्यालय और घर गादिन फोर्डरंग केवल इसलिए उस कार्य को पूरा करेगा। 29 मई 2011 को दलाई लामा ने दस्तावेज पर औपचारिक रूप से अपने स्थायी अधिकार को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता को हस्तांतरित करने पर हस्ताक्षर किए। ऐसा करते हुए उन्होंने औपचारिक रूप से तिब्बत में आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रमुखों के रूप में दलाई लामाओं की 368 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया। भविष्य। 1959 में दलाई लामा ने स्पष्ट किया कि दलाई लामा के पूर्ण जन्म को मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं। यह तिब्बती लोगों, मंगोलियाई और हिमालयी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक निर्णय था। हालांकि स्पष्ट निर्देशों के अभाव में एक स्पष्ट जोखिम था कि क्या संबंधित जनता को हावी दलाई लामा को पहचानने की तीव्र इच्छा का व्यक्त करनी चाहिए। निहित स्वार्थ राजनीतिक छोर के लिए स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए 24 सितंबर 2011 को अगले दलाई लामा की मान्यता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए थे, जिसमें संदेह या धोखे की कोई गुंजाइश नहीं थी। दलाई लामा ने घोषणा की जब वह लगभग 90 वर्ष का होगा तो वह तिब्बत की बौद्ध परंपराओं के प्रमुख लामाओं, तिब्बती जनता और तिब्बती बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले अन्य संबंधित लोगों से परामर्श करेगा और मूल्यांकन करेगा कि दलाई लामा की संस्था उसके बाद भी जारी रहनी चाहिए या नहीं। उसके बयान में उन अलग अलग तरीकों की भी खोज की जिसमें उत्तराधिकारी की मान्यता हो सकती है। यदि यह निर्णय लिया जाता है कि 15वें दलाई लामा को मान्यता दी जानी चाहिए तो ऐसा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से दलाई लामा के गार्डन फेडरिंग ट्रस्ट से संबंधित अधिकारियों पर होगी। उन्हें तिब्बती बौद्ध परंपराओं के विभिन्न प्रमुखों और विश्वसनीय शपथ आधारित धर्म रक्षक के परामर्श करना चाहिए जो दलाई लामाओं के वंश से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उन्हें इन संबंधित पक्षों से सलाह और निर्देश लेना चाहिए और अपने निर्देश के अनुसार खोज और मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। दलाई लामा ने कहा कि वह इस बारे में स्पष्ट लिखित निर्देश छोड़ देंगे। उन्होंने आगे चेतावनी दी, इस तरह के वैध तरीकों के माध्यम से मान्यता प्राप्त पुनर्जन्म के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक छोर के लिए चुने गए उम्मीदवार को कोई मान्यता या स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एजेंट शामिल हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो?
हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।